हम लोगों को आज पॉलिटी स्टार्ट करना है कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है, क्या पॉलिटी मतलब पॉलिटी एक देखिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। और संविधान संविधान क्या है, संविधान क्या है, संविधान बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई और संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, फिर कैसे पूरा देश संविधान से गवर्न हो रहा है, कैसे संविधान के कौन कौन से रूल हैं, किन किन चीज़ों को फॉलो हो रहा है और संविधान की शुरुआत कैसे हुई। संविधान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारतीयों को ललकारा कि आप पहले अपना संविधान तो बना के दिखाइए, उसके बाद आप आज़ादी लेने की बात कीजिएगा। सन 1928 की बात है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उस समय पूर्ण स्वतंत्रता की बात हुई थी। तो हम संविधान की जो स्टार्टिंग जो पहली नींव रखी गई है वो होता है रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट से रखी गई थी संविधान की शुरुआत। रेगुलेटिंग एक्ट से रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट से जो है शुरुआत रखी गई थी। उसमें 1773 इसमें क्या था कि कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो तो बहुत घाटे में जा रही थी, लॉस में। पर उसके जो एम्प्लॉय थे वो बहुत फायदे में जा रहे थे, करोड़पति बन के जा रहे थे। उस समय के ये लोग करोड़पति थे। जैसे आज अपने यहाँ ये संसद है, संसद में सांसद हैं, सांसद कौन से, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो उनके जो सांसद थे लोकसभा और राज्यसभा के, वो जलते थे। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय जाते थे वापस, जब ये अपने कहाँ जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, तो उनकी धन संपदा को देखकर ये जलते थे कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, जबकि हम तो ब्रिटेन में बैठे हैं। तो कंपनी को, जैसे कि आज की हमारे देश में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, ऐसे ही उस समय जो है इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, जिसने कि पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया, 200 वर्षों तक प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। तो जैसे एक इनका बेस्ट उदाहरण जो है, बेस्ट उदाहरण कौन सा है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर यहां से उसने बंगाल विजय करवाई। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या बंगाल का विजय करवाई, प्लासी युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में जब सब कुछ उसने, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नींव रख दी थी इंडिया पर, भारत में, और उसने अकूत धन कमाया। जब ये यहाँ पे शाह आलम वगैरह जो मुगल साम्राज्य थे, ये आए यहाँ पे, इनके हाथों से सत्ता छीनी गई बंगाल की। जब यही वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश गए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन पे कोर्ट केस चलाया, और कोर्ट केस चलाने के बाद ये इतना परेशान हो गए कि इन्होंने डेथ कर ली, जबकि ये यहाँ पे गवर्नर जनरल थे इंडिया में। तो ये यहाँ के पार्लियामेंट को फूटी आंखों नहीं दिख रहा था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय करोड़ों रुपए कमा के आ रहे हैं भारत से, शोषण हो रहा था बुरी तरीके से। तो मेनली उसी समय से धीरे धीरे संविधान चलने लगा, रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें कुछ कमियां उन्हें समझ में आई, तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर उसके बाद उनको लगा कि नहीं, हर 10-10 साल में हमको संशोधन करने चाहिए, कुछ जो है संशोधन होने चाहिए। तो चार्टर एक्ट की एक सीरीज चली, जिसमें उन्होंने बहुत सारे संशोधन किए कि भाई क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए। चार्टर एक्ट 1813 आया, चार्टर एक्ट 1833 आया, चार्टर एक्ट 1853 आया। चूंकि आज ये फर्स्ट डे है, तो हम एक इंट्रोडक्टरी लेसन पढ़ेंगे, ऑल द चैप्टर्स। ओके। अब चार्टर एक्ट के बाद जब ये 1857 की क्रांति हो गई हमारे देश में, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ब्रिटिश सत्ता हिल गई। उनको लगा कि भारत में
जाने का समय आ गया है। अगर कुछ हमारी देसी रियासतें जैसे कि सिंधिया रियासत और देसी रजवाड़े अगर साथ ना दिए होते तो शायद उस समय देश आजाद हो चुका होता। उस समय जब देश आजाद हो चुका, चूंकि इन लोगों ने अंग्रेजों का शासन दिया, जैसे कि भोपाल के नवाब सिंधिया, इन लोगों ने जब अंग्रेजों का साथ दिया और बहुत सारे अन्य देसी रियासतों ने भी साथ दिया, तो अंग्रेजों की सत्ता यहाँ पे बरकरार रही और वो सारा शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ब्रिटिश क्राउन मतलब क्या, ब्रिटिश की एक महारानी हमेशा बनाई जाती हैं। महारानी वो कैसे बनी वो एक अलग कहानी है। महारानी ही शासन चला रही थी, वहीं से पहला एक अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1858, जिसमें कि भारतीय जनता को यह दिलाया गया, यह एहसास कराया गया कि अब जो सत्ता चलेगी, अब जो है नियम पूर्वक चलेगी, पहले की तरह नहीं होगा। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी आए, लॉर्ड डलहौजी ने की हड़प नीति बहुत फेमस थी। उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई संतान नहीं है तो आपका राज्य जो है हम ईस्ट इंडिया कंपनी को ले लिया जाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। पहला उदाहरण झांसी ही है, दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र का सतारा है। ऐसे बहुत सारे साधन राज्य हैं जिनको हड़प नीति के तहत, ऐसे बहुत सारे वो हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि जो जमींदारी प्रथा इन्होंने गलत तरीके से लागू की और इनका मुख्य उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाना। जैसे कि जमींदारी प्रथा में प्रथम नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आता है। उन्होंने स्थायी बंदोबस्त की प्रथा लगाई। उन्होंने कहा है कि हमको तो एक फिक्स अमाउंट चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं खेती किसानी से कि किसान को क्या पैदा हो रहा है क्या पैदा नहीं हो रहा है। ये बेचारा किसान था और इसका शोषण करते थे जमींदार, और जमींदार इनको पैसा कमा के देते थे। किसको, कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस से ये जाता था इंग्लैंड। तो ये चीजें रहती थी। जब ये सारी चीजें, जब 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेजों की आंखें खुली कि हिंदुस्तान पर शासन करना आसान नहीं है। उन्होंने जो भारतीय जनता थी, जो आवाम थी, उनको अपने उसमें हक में लिया, अपने नियम कायदे कानून बताए, उनको कई अध्यादेश पारित किए ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और फिर उसके बाद जो है चीजें एक तरीके से भारत पे नियमों का शासन स्टार्ट हुआ, नियम के द्वारा शासन स्टार्ट होने लगा, संविधान की धीरे धीरे शुरुआत होने लगी। तो पहला इन्होंने जो क्या कहा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 आ गया, और जस्ट 1857 की क्रांति से प्रभावित हुआ था तो 1858 आ गया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम आया 1861। अब चूंकि उनका काम तो मेन यहाँ पे आए थे पैसा कमाने के लिए, चाहे हम बातें कुछ अच्छी कुछ वैसी भी कर लें, लेकिन उनका काम मुख्यतः पैसा। तो उन्होंने कुछ अपने डमी राजा बना लिए, डमी राजा, जो कि केवल उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है राज्य में क्या नहीं हो रहा है। बस जाके यहाँ पे पार्लियामेंट टाइप बना ली और यहाँ पे हाथ उठा दिए, हाँ 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 हम अंग्रेजों से खुश हैं। चूंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध और वगैरह की भी बातें, उस समय जो है अमेरिका आजाद हुआ था, बहुत जगह से प्रेशर था कि यहाँ पे भी सब जगह इनको ईस्ट इंडिया इंग्लैंड को दिखाना रहता था कि नहीं, सब जगह जो है हम ईमानदारी से शासन कर रहे हैं। एक इनकी जो ब्लैक बर्डन थ्योरी थी कि आप लोग काले हो, हम ऊपर वाले ने हमें जो है आपका शासन करने के लिए भेजा है, हम आपको सुधार करेंगे। उस सुधार के नाम पर इन्होंने पूरे देश को लूटा और पूरे देश को जो है क्या किया, पूरे देश को लूट के जो है पूरी धन संपदा जो है इन्होंने भेजी कहाँ, इंग्लैंड भेजी। एक कहते हैं कि ये बंगाल है, और बंगाल की जो है हुगली नदी है, हुगली नदी का पूरा शोषण कहाँ होता था, ये जो है ब्रिटेन है, ब्रिटेन की टेम्स नदी पर होता था। टेम्स नदी से पूरा ड्रेन, उस पर हमारे जो है दादा भाई नौरोजी ने पहला अपना सिद्धांत दिया, जो कि उदारवादियों के प्रथम नेता थे। कई बार जो है कांग्रेस के संविधान के अध्यक्ष भी बने उदारवादी नेता ने। इन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी बताई, ड्रेन वेल्थ थ्योरी बताई कि कैसे भारत का शोषण जो है होते हुए सीधा पूरी धन संपदा कहाँ पे जा रही है, टेम्स नदी में जा रही है, थेम्स नदी में जा रही है। और फिर इस तरीके से इन्होंने
कई सारे नियम पॉलिसीज चेंज की, लेकिन मुख्य उद्देश्य इनका था तो शोषण करना। इस पे इसी नियमों की कगार में तीसरा नियम आया, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892। उस समय तक हमारे देश में जागरण होने लगा था। राजा राम मोहन राय आ गए थे, उन्होंने बहुत सारी प्रथाओं को दूर किया, जैसे कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, समाज में अछूआछूत, जो बहुत सारी कुरीतियां चल रही थीं, पुनर्जागरण का काल था। तो उस समय बहुत सारे उदारवादी नेता जागृत हुए, धीरे धीरे समाज को सुधार करने का प्रयत्न चलने लगा। तो उस समय एक नए इन्होंने नियमों की सीरीज ला दी, कौन सी? भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर इनकी सीरीज आई भारत शासन अधिनियम 1919। अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919। और फिर एक ऐसा आया जो कि हमारे देश का जो संविधान है, कहते हैं उसमें मैक्सिमम कॉपी पेस्ट इस नियम से लिया गया। उसको क्या बोलते हैं? भारत, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान में जो मैक्सिमम पार्ट डले हैं इसके लिए गए। बाकी अन्य जगहों से भी कई सारी चीजें, जैसे कि मूल अधिकार अलग देश से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य जो है अलग देशों से लिए गए हैं, और न्यायपालिका की जो जुडिशरी का सिस्टम है वो किसी और देश से लिया गया है, राष्ट्रपति को बनाने का सिस्टम और किसी देश से लिया गया। पर बहुत सारी मैक्सिमम कॉपी पेस्ट चीजें भारत शासन अधिनियम से है। एक हमारे देश का जो पूरा लिखित संविधान था, ये विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, पर उनके पास भी लिखित संविधान नहीं है, लेकिन हमारे पास लिखित संविधान है। एक चीज हम और बता दें, लिखित संविधान और मौखिक संविधान में क्या अंतर है? लिखित संविधान का मतलब ये नहीं कि उनके पास रूल्स रेगुलेशंस जो है लिखित नहीं है। ये जैसे इंडिया है, इंडिया इसमें अगर लिखित संविधान है और इसमें लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि इंग्लैंड है, तो इनके पास भी लिखा हुआ है, लेकिन ये क्रमबद्ध नहीं लिखा हुआ है, बस लिख के एक रख दिया है उनकी जो लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे लिखित संविधान चलता है, यहाँ मौखिक संविधान चलता है। और फिर देश हमारा आजाद हुआ लास्ट में, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1947 से ये देश आज़ाद हुआ। और फिर इसके बाद देशी सत्ता हमारे हाथों में आ गई, और इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से संविधान का निर्माण हुआ और संविधान सभा जो है बनी। संविधान सभा पहले ही बन चुकी थी, उन्होंने संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ये चीज़ें आ गई। अब हमको देखना है, फिर इसमें दूसरी चीज़ हम लोग जो पढ़ेंगे, आज ये इंट्रोडक्टरी है तो हम केवल इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। फिर हमको दूसरे चैप्टर में देखना है संविधान की विशेषताएं क्या हैं। संविधान की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, हमारा संविधान देश का मतलब विश्व का बहुत बड़ा संविधान है, तो इसमें दोनों तरीके की विशेषताएं पाई जाती हैं। एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान मतलब यहाँ पे सेंटर का जो है रोल प्रबल हो जाता है। सेंटर का रोल, जैसे कि जुडिशरी सिस्टम हमारे देश में एक ही है, आईएएस आईपीएस इन्हीं से जो है चीज़ें गवर्न होती हैं। और अब कुछ है संघ की सरकार, संघ सरकार में केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर शासन चलाते हैं, केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर चलाते हैं। बहुत सारे जो है विषय हैं, विषयों का बंटवारा है, कुछ विषय जो हैं केंद्र में हैं, कुछ विषय जो है राज्य में हैं, और कुछ विषय समवर्ती सूची में है, अर्थात उन पर दोनों जिसका प्रभावी होता है वो लेता है। लेकिन यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र के नियम से वो संचालित होगा। सबसे बड़ी चीज, जब बहुत सारा संविधान बन रहा था तो उस समय एक उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाया गया था। और उस प्रस्तावना में जो है हमारे संविधान की नींव रखी गई कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा, है ना। वो संविधान में जैसे बहुत सारे शब्दों का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, उदारवादी,
एकता, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। जब हमारा प्रस्तावना बनी थी शुरुआत में तो एक अलग थी, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1972 में, तो उसमें एकता, अखंडता और अ, समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए। उसके बाद हमको उसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार क्या होते हैं, ये जीवन जीने के लिए कैसे आवश्यक हैं, बिना इसके जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है, और इनकी क्या प्रगति होती है। मूल अधिकार वो अधिकार हैं जिनके हनन होने पे व्यक्ति सीधे कोर्ट जा सकता है। नॉर्मली व्यक्ति जो है जिला कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, लेकिन अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो सीधे जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी छोटा पड़ जाता है मूल अधिकारों के हनन के क्षेत्र में। हाई कोर्ट का जो विस्तार क्षेत्र है, जो हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है, मूल क्षेत्र मूल अधिकारों के, उसमें तो वो ज़्यादा है। फिर हमको ये देखना है संविधान में कितने भाग हैं, संविधान के कौन कौन से भागों का वर्णन देखना है। देसी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, देसी जो रियासतें हैं उनका एकीकरण कैसे हुआ। और भाषाई आंदोलन बहुत सारे चले, जिसमें पोट्टी श्री रामिल्लू की डेथ हुई, आंध्र प्रदेश का एक जो है नया निर्माण हुआ। ये सारी चीज़ें हमको, संघ और राज्य क्षेत्र का एकीकरण कैसे हुआ, बहुत सारे राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ, नॉर्थ ईस्ट के में अलग अलग राज्य कैसे बने, जैसे यूपी से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और झारखंड से बिहार से झारखंड बने। ऐसे बहुत सारे राष्ट्र अलग अलग, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो उस समय एक परिपाटी व्यवस्था अलग थी। उस समय का बंगाल में आज का बांग्लादेश, और पश्चिम बंगाल, और ये कुछ बिहार का क्षेत्र भी शामिल था। पर ये बहुत सारी चीज़ें जब हम देश आज़ाद हुआ तो अलग अलग हुई, और राज्यों का पुनर्गठन और संबंधित आयोग। फिर हमको देखना है नागरिकता। नागरिकता पे आज जो बहुत विवाद चल रहा है, एनआरसी कानून आया है कि भाई किसको नागरिकता दी जाए, समाचारों में मुख्यतः रहता है नागरिकता किस व्यक्ति को दी जा सकती है, यदि कोई विदेश में रह रहा है उसके बच्चों को दी जा सकती है कि नहीं, यदि कोई राजदूत अपने देश का विदेश में रह रहा है उसको नागरिकता दी जा सकती कि नहीं है, इसके कौन कौन से प्रावधान हैं, ये कौन से आर्टिकल में आती है, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। नागरिकता, ये हमारा 5th चैप्टर रहेगा, नागरिकता। और इसमें पीआईओ कार्ड क्या होता है, ओआईसी कार्ड क्या होता है, इनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। नागरिकता की समाप्ति कैसे हो जाती है, यदि कोई देश छोड़ जाता है, कितने समय तक देश से बाहर रहे तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। दूसरे देश की नागरिकता लेने पे जो है भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। जैसे कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अमेरिका में दे लोग दो जगह के नागरिक रहते हैं। अमेरिका में लोग दो जगह के नागरिक, एक तो अपने राज्य के नागरिक रहते हैं और एक देश के नागरिक रहते हैं। लेकिन भारत में क्या है, केवल भारत के नागरिक बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यूपी के नागरिक हैं, हम एमपी के नागरिक हैं, हम छत्तीसगढ़ के, ये नहीं, एक ही नागरिकता चलेगी। तो ये जो है ऐसा रहेगा। फिर मूल अधिकार देखने हैं कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत सारे हमको मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये 12 से 35 तक जो है मूल जो अधिकार दिए गए हैं, ये किस देश से लिए गए हैं और कैसे ये लोगों को जीवन जीने का अधिकार देते हैं। बिना इनके देश में रहना संभव नहीं है। बिना इनके मानव अपना आप को शोषित महसूस करता है। समानता का अधिकार इसमें देखेंगे हम। समानता का अधिकार 14 से 18। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का
अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। यदि किसी व्यक्ति का शोषण हुआ है तो 23 से 24 में जाएगा। अभी बहुत सारा विवाद चल रहा था देश के अंदर कि हिजाब पहन के जाना है कि नहीं जाना है स्कूलों में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने राय दी थी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 के बीच चल रहा है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि ये पूरे संविधान की जान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज जो हम लोग देते हैं कि यदि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है तो सीधे हम कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट का कहना रहता है कि जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है आप उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उपस्थित करें। तो ये सारे कानून जो है संवैधानिक उपचार के अधिकारों से ही आ रहे हैं। अगर उस समय ये चीज़ नहीं बताई गई होती तो शायद आज पुलिस बल प्रभावी रहता। एक मिनट।
ठीक है। तो हम लोग मूल अधिकारों पे थे। मूल अधिकारों के बाद की ऐसा है कि भाई जो हम लोग बात कर रहे थे कि मूल अधिकारों की हम बात कर रहे थे कि मूल अधिकार कौन-कौन से दिए गए हैं और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसको संविधान की आत्मा कहा था क्योंकि इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण ये सब जो है मूल अधिकार दिए गए हैं। बहुत सारे केसेस हुए इसमें, इंदिरा साहनी बनाम केसेस, जीवन जीने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। कैसे रिजर्वेशन मिला है, कैसे बहुत ज़माने में पहले रॉय, सरदार, राजा ये उपाधियाँ चलती थीं, इन उपाधियों को बंद किया गया है। कैसे जो है एमपी और एमएलए को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, इनको कौन से अधिकार दिए गए हैं कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, इनको कौन से विशेष अधिकार दिए गए हैं, कोटा कानून क्या होता है, राजस्व क्या होता है, टाडा क्या होता है, ये सारी चीज़ें। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, कैसे क्रिश्चियन लोग अपने स्कूल बना लेते हैं, कैसे जो है जो धर्म विशेष के लोग अपने शिक्षा और अपने समाज को प्रचारित करने के लिए अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं और अपनी अल्पसंख्यक वर्ग कैसे अपनी संस्कृति और शिक्षा को प्रचार के लिए अपने स्कूल और अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं। ये सारे चीज़ जो है हम मूल अधिकारों के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब संविधान में कहा है कि अगर आपके कुछ मूल अधिकार हैं तो आपके कुछ मूल कर्तव्य भी हैं और तो मूल कर्तव्य हमारे देश में 10 बताए गए हैं, बाद में ये 11 हो गए थे संविधान संशोधन के तहत। और उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो इतना संसाधन नहीं थे, तो कुछ नीति निर्देशक तत्व बनाए थे कि जैसे-जैसे हमारे राज्य के पास, देश के पास संसाधन आते जाएँगे, वैसे-वैसे नागरिकों की सुविधाएँ बढ़ती जाएँगी और नागरिकों के लिए क्या-क्या चीज़ें इकट्ठा की जाएँगी, कैसे जो है इसीलिए ये कहा जाता है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाउंस चेक हैं और इनको बाउंस चेक हैं और जैसे-जैसे इसमें जो है नीति निर्देशक तत्व में कुछ समाजवादी अधिकार हैं जिसमें कि गांधी जी के समाजवाद की झलक दिखती है। कुछ जो है इसमें 2086 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार को जोड़कर मौलिक यहाँ से जो है 86 से शिक्षा का अधिकार जो था वो हटा के मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है कि 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त रूप से शिक्षा दी जाएगी। पर्यावरण एवं वन्य जीव को कैसे बचाना है उसका जो है नीति निर्देशक तत्व बताया गया है। दंड प्रक्रिया इसमें जोड़ा गया है। मातृत्व लाभ कैसे मैटरनिटी लैब 6 महीने की 6 मंथ की जो है छुट्टी दी जाती है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। कुछ हमारे मूल कर्तव्य हैं, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा डाले गए थे मूल कर्तव्य, और कुछ नागरिकों के मूल कर्तव्य भी हैं। नाग कोर्ट इनके कभी कभी न पालने पर दंडित भी कर सकता है। ये पूछा जाता है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को लाया गया था, इन्हीं के द्वारा अनुशंसा की गई थी। कुछ मूल कर्तव्यों की विशेषताएं होती हैं, ये हम 8 चैप्टर में पढ़ेंगे कि मूल कर्तव्य देश क्या क्या हैं। अब हम इसके बाद फिर पढ़ेंगे 9 चैप्टर में संघीय कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव में संघीय कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति लड़ सकता है, राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, मृत्युदंड को वो कैसे माफ कर देता है, कैसे जो है कोर्ट में जो है आर्मी एरिया के केसेस की वो सुनवाई कर सकता है,
उसके पास क्या क्या पावर है, प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावरफुल है, अगर धन विधेयक के संबंध में वो क्या क्या निर्णय ले सकता है, किन किन चीज़ों का वो अध्यक्ष होता है, लोकसभा, राज्यसभा, और ये प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर वो ना रहे उनके केस में उपराष्ट्रपति के क्या क्या काम होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कैसे अध्यक्ष बनता है, और उसके बाद उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, उनकी नीति, उनका निर्वाचन, ये निर्वाचन दोनों लोगों का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार, ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे संघीय कार्यपालिका में। उसके बाद संघीय मंत्रिपरिषद भी बनाएंगे और राष्ट्रपति पद को किस देश से लिया गया है ये भी हम देखेंगे, और अभी तक कौन कौन से राष्ट्रपति हुए उनको भी देखा जाएगा। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल में क्या क्या अंतर होता है। अब उसके बाद संसद क्या होती है। संसद में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने 250 सदस्य हैं, वर्तमान में कितने हैं 245 सदस्य हैं। इसमें से भी 250 में से 12 मनोनीत होते हैं और निर्वाचित 238 होते हैं। वर्तमान स्थिति में 12 मनोनीत हैं, 233 निर्वाचित हैं। 238 में भी राज्यों से कितने हैं 230 हैं, केंद्र शासित से कितने हैं 8 होने चाहिए, और एक्चुअल जो पोजीशन है 225 राज्य से हैं और 8 जो है यहाँ से हैं। इनमें से 8 जो है केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली से 3 हैं और पांडुचेरी से 1 हैं, जम्मू कश्मीर से 4 हैं। लोकसभा में क्या है, अधिकतम 550 सदस्य हैं और वर्तमान में 543 सदस्य हैं, और इनमें से 524 राज्यों से हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और 19 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली से 7 हैं, जम्मू कश्मीर से 5 हैं और लद्दाख से 1 है और अन्य 6 हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सांसदों के क्या कर्तव्य हैं, संसद के कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, संसद का कैसे जो है कार्यान्वयन होता है, कैसे संसद संचालित होती है, लोकसभा सदस्य कैसे होता है। महाराष्ट्र में जो अभी विधानसभा और लोकसभा का जो अध्यक्ष है उनकी जो है हमेशा जो पद होता है विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष का, वो विवादास्पद रहता है। कहा जाता है कि वो दल विशेष के लिए कार्य करते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, और इसमें दल बदल, कोई भी राजनेता जैसे दल बदल कर लेता है, तो दल बदल के लिए आया राम गया राम जैसे नेताओं के लिए क्या चीजें हैं, और उनके क्या क्या, अगर वो कोई सांसद जो है अपनी पार्टी से जो है विमुख कार्य करता है या इसके नियमों का फॉलो नहीं करता है या विप का कहना नहीं मानता है, विप क्या होता है, और तो उसकी संसद सदस्यता जो है चली जाती है, या दल के विरोध में काम करता है तो उसकी संसद सदस्यता कैसे चली जाती है, उसके क्या क्या नियम हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। राज्यसभा के अधिकारी कौन कौन से हैं, राज्यसभा का संचालन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। लोकसभा के कार्य क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। राज्यसभा के कार्य क्या हैं, संसद में जो सत्र लाए जाते हैं, संसद के तीनों संसद के जो सत्र है उनसे बहुत, इन्हीं से जो है संसद चालू होती है। एक होता है बजट सत्र क्या होता है, और मानसून सत्र क्या होता है, और शीतकालीन सत्र क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे कि संसद संचालित कैसे होती है। इन 6 महीने के अंदर प्रत्येक सांसद को संसद के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य है, नहीं तो वो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो कि अभी वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, वो संसद का स्थगन कैसे कर सकते हैं, एडजर्नमेंट, जब कोई विवाद की स्थिति हो जाती है तो कार्यवाही से संसद की कार्यवाही को कैसे समाप्त कर सकते हैं। अगर कोई जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो विघटन की स्थिति कब बनती है, संसद के विशेषाधिकार क्या हैं, सांसदों को क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोग ये इसमें पढ़ाई करेंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है।
फिर संसद की विधायी प्रक्रिया क्या है, संसद में कोई भी विधेयक कैसे पारित होता है, साधारण विधेयक क्या होते हैं और सरकारी विधेयक क्या होते हैं, गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से तारांकित प्रश्न क्या होते हैं और अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, एक सांसद कितने क्वेश्चन पूछ सकता है और कितने क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, आता अल्प सूचना के प्रश्न क्या होते हैं, पूरक प्रश्न क्या होते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और सरकारी विधेयक गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर होता है, प्रश्नकाल का समय क्या होता है, और ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। धन विधेयक क्या होता है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक कैसे घोषित किया जा सकता है, और यदि धन विधेयक घोषित कर दिया तो कोई भी कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है, ये इस चैप्टर में हमको पढ़ना रहेगा। साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर रहेगा, ये सारी चीजें हमको पढ़नी रहेगी। भारत के जो संचित निधि से पैसा निकलता है, जो हमेशा कैग हमेशा इसका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करता है, संचित निधि से कैसे पैसा निकलता है और संचित निधि पर कौन कौन से पद भारित होते हैं, किन किन पोस्ट को भारत की संचित निधि से पैसा दिया जाता है, कहीं पे कोई भी अल्प बाढ़ भूकंप जैसी स्थिति आ जाए तो संचित निधि से पैसा कैसे निकाला जाता है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। और इसमें बहुत सारे स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, अल्पकाल की चर्चा क्या होती है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, कटौती प्रस्ताव क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। और अभी तक जो अब इस किस किस जैसे इंदिरा गांधी के विरुद्ध 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के विरुद्ध में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, पीवी नरसिम्हा राव के विरुद्ध में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मोरारजी के द्वारा विरुद्ध में जो है 2 बार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध 1 बार, राजीव गांधी के विरुद्ध 1 बार, अटल बिहारी वाजपेयी जी के विरुद्ध 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मोदी के विरुद्ध, नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, कटौती प्रस्ताव क्या होता है, कोई भी अगर बजट पास हो रहा है तो उसमें नीतिगत कटौती क्या होती है, नीतिगत कटौती क्या होती है, अर्थगत कटौती क्या होती है, अर्थगत कटौती क्या होती है, और सांकेतिक कटौती क्या होती है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। संसद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द हेल्पिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये संसदीय समितियां कौन कौन सी होती हैं, इनके क्या क्या काम हैं, जैसे कौन कानून बना सकता है, भाई इतने सांसद बैठे हैं, हर कोई एक दूसरे से डिस्कशन नहीं कर सकता है, तो कुछ कमेटी बना दी गई। कौन कौन सी कमेटी का क्या क्या रोल होता है, 2G स्पेक्ट्रम 4G स्पेक्ट्रम में घोटाले जो है कौन सी समिति ने निकाले थे, प्राक्कलन समिति क्या होती है, प्राक्कलन समिति क्या होती है, और इसने कौन कौन से समितियां आई, इनके बीच में लोक लेखा समिति क्या होती है, लोक लेखा समिति क्या होती है, और लोक प्रशासन सरकारी उपक्रम की समिति क्या होती है, लोक उपक्रम की समिति जो पब्लिक सेक्टर BHEL NTPC PSU गो सेल गेल DRDO इसरो ये सारे जो चल रहे हैं, ये लोक उपक्रम की समिति जो बनी होती है उनके द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाती है, ये सारे जितने PSUs हैं वो सारे लोक उपक्रम की समिति से संचालित हो रहे हैं। विशेषाधिकार समिति क्या है, जांच समिति क्या है, सरकारी आश्वासन समिति क्या है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित समिति क्या है, अधीनस्थ विधान प्रायोजित विधान समिति संबंधी समिति क्या है, ये सारी चीजें समितियों का जो है हम लोग संसद के चैप्टर में जो है डिस्कशन करेंगे। ओके, अब आता है राज्य की जो है नीति। राज्यपाल क्या होता है, इसका निर्वाचन कौन से उसमें रहता है, इसके कर्तव्य क्या क्या हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर होता है, क्या राज्यपाल वही होता है जो स्टेट में, जो केंद्र में राष्ट्रपति होता है, दोनों की समान भूमिका होती है, इनमें हम लोग ये चीज़ें जो है देखेंगे। इनमें
राज्यपाल की शपथ कैसे ली जाती है, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, राज्यपाल का स्थानांतरण क्या होता है, इससे प्रमुख अनुच्छेद संबंधित क्या हैं, राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं, इसकी विधायी शक्तियां क्या हैं, क्या राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकता है, राष्ट्रपति की तरह नहीं कर सकता है, तो कौन कौन से दंड को माफ कर सकता है, राष्ट्रपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में क्या अंतर है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल कैसे संचालित होता है? राज्य विधान मंडल, जैसे यहाँ पे हमारा केंद्र होता है, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसे ही इसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो क्या सेम रोल होता है? लोकसभा इज दी लोकसभा क्या राज्य की विधानसभा है, और राज्यसभा क्या राज्य की विधान परिषद है? किन किन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद है? जैसे कि यूपी में है, और अगर एमपी में है नहीं है तो क्यों नहीं है, कर्नाटक में भी है। तो ये सारी चीजें हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या है, मंत्रियों की श्रेणी कौन हो, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, अगर किसी मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है तो वो क्या मतलब होता है, इन तीनों मंत्रियों में क्या हो डिफरेंस है, किचन कैबिनेट क्या होती है, ये उनके वेतन भत्ते क्या होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं, विधानसभा विधान परिषद राज्यपाल, जैसे कि संसद के अंग हैं लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, सेम इसी तरीके से विधानमंडल के अंग हैं विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद विधानसभा विधान परिषद में तुलनात्मक अध्ययन, फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, उनमें क्यों नहीं उनका मुख्यमंत्री इतना पावरफुल होता है जितने की राज्य का होता है। जैसे कि अभी दिल्ली का केस चल रहा है, बार बार अरविंद केजरीवाल जी बोल देते हैं हमको तो पावर नहीं है, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, जबकि क्या ऐसा यूपी एमपी राजस्थान के सीएम बोल पाते हैं, पूरी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर इनके पास रहता है। बट दिल्ली में क्या ऐसा रहता है, पौंडीचेरी में क्या ऐसा रहता है, लद्दाख दमन दीव ऐसा रहता है क्या? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये कैसे संचालित हो रहे हैं, इनमें क्या? फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको संविधान की एक दूसरी आत्मा कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन क्या होता है, पंचायतें क्या होती हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत होता है जिले स्तर पे, और ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत होता है, और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत में प्रधान होता है, इधर ब्लॉक प्रमुख होता है, इधर जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। ऐसे ही नगरीय क्षेत्र में इधर क्या होता है, नगर निगम होता है, नगर निगम होता है, इधर जो है नगर पंचायत होता है, और इधर जो है नगर पालिका होती है, नगर पालिका, नगर पालिका। तो हम नगर पालिका को क्या गांव की ग्राम पंचायत बोल सकते हैं, नगर पंचायत को क्या ब्लॉक पंचायत बोल सकते हैं, नगर निगम को क्या जिला पंचायत बोल सकते हैं। ये बॉडी जो है शहरी में काम करती है, और ये बॉडी जो है ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है। इन तीनों को जो है विकास समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है कलेक्टर। कलेक्टर जो है डिसाइड करता है कि किस क्षेत्र में क्या विकास होना है, यहाँ से सजेशंस आते हैं, उस हिसाब से फंड की मूवमेंट होती है। बहुत सारी समितियां आई थी, इसमें कौन कौन सी समिति पहले आई थी, क्या क्या क्रम रहता है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। अशोक मेहता समिति क्या होती है, बलवंत राय मेहता समिति क्या होती है, ये सारी समितियों को जो है पूछा जाता है। एल.एम. सिंघवी समिति क्या होती है, पी.ए. थुंगन समिति क्या होती है, तो ये 73वां संविधान संशोधन क्या है, पंचायतों के संबंधी आरक्षण क्या है, ये सारी चीजें इसमें
पूछी जाती हैं। कहाँ से, पहले राजस्थान के कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, राज्य वित्त आयोग क्या होता है, सहकारी आंदोलन क्या होता है, जो अभी सहकारी आंदोलन वास्तविकता में जो सहकारिता को जो मोदी अमित शाह द्वारा जो दिया जा रहा है, वो सहकारिता किस प्रकार से अंतर है, और अभी जिला प्रशासन में जिलाधीश भूमिका, ये सबका क्या रोल होता है, सर्किल क्या होता है, ग्राम तहसील क्या होता है, और दूसरा फिर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है 17 चैप्टर जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम में क्या क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, और जिला स्तर पर दीवानी न्यायालय क्या होते हैं, जिला न्यायालय क्या होते हैं, उप न्यायालय क्या होते हैं, फौजदारी में सत्र न्यायालय क्या होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, और श्रम न्यायालय क्या है, परिवार न्यायालय क्या है, देश की जुडिशरी सिस्टम कैसा है, और इसमें ये दीवानी न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या है, दोनों में अंतर क्या है। अभी जैसे बहुत स्टार्टिंग में पहले जो है रिसेंटली चेंज किया गया है, इसमें जो है हमारा ये पहले आंखों में पट्टी बनी रहती थी, ये डिफरेंस था। अब आंखों की पट्टी खोल दी गई है कानून व्यवस्था में, जो अभी DY चंद्रचूड़ द्वारा जो रिसेंट अपडेट किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। PIL क्या होता है, जनहित याचिका क्या होती है, अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं, ये जो है इसमें पढ़ेंगे। और फिर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। केंद्र व राज्य के बीच संबंध कैसे निर्धारित होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस का कैसे होता है, जैसे GDP का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे कि सेंटर की और वेस्ट बंगाल की अभी फिलहाल में स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तनातनी चलती रहती है। सेंटर केरला की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। तो इनमें कौन कौन से विवाद जनरेट होते हैं, तमिलनाडु भी कभी कभी विवाद की स्थिति में आ जाता है सेंटर। तो ये क्या है, कौन से मुद्दों पर ये बात करते हैं, इनके कौन से विषय हैं, प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं, विधायी संबंध क्या होते हैं, वित्तीय संबंध क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध हैं उनको अध्ययन करेंगे, न कि ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। फिर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बॉडी, जैसे कि अभी जो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बहुत सारे आरोप लग रहे थे, पर सारे आरोप अब खत्म हो गए। निर्वाचन आयोग क्या होता है, निर्वाचन आयोग की संरचना क्या होती है, और कैसे ये वर्क करता है, महान्यायवादी क्या होता है, न्यायवादी का महान्यायवादी का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। UPSC कमीशन क्या हो, UPSC, अब फिर विभिन्न आयोग देखेंगे। UPSC कमीशन आयोग क्या होता है, कैग कैग क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। वित्त आयोग क्या होता है, बहुत सारे आयोग देखने होंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या होता है, लोक सेवा आयोग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है। फिर महिला आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है, ये बहुत सारे आयोग हमको देखने रहेंगे। नीति आयोग क्या है, इसको थिंक टैंक क्यों बोला जाता है, लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है, जस्ट अ मिनट। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है पॉलिटी में पढ़ेंगे। ये हमारा सिलेबस है। कल से हम फर्स्ट डेट से स्टार्ट करेंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ, क्या क्या संविधान में बातें कही गई थी। दैट्स फाइनल।